नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की, जहां पर देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन चल रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में आज मुसलमानों को लेकर 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें इस्लामोफोबिया से लेकर विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट पर सिफारिशों पर एक्शन लिया गया। जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें साल 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हिंसा पर उकसाने वालों को सजा दिलाने के लिए अलग कानून बनाया जाए, इस पर तुरंत कदम उठाया जाए। इसके अलावा सभी धर्मों के बीच आपसी सद्भाव का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और हर साल 14 मार्च को मनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। वहीं भारतीय मुसलमानों के लिए न्याय और अधिकारिता पहला नाम के साथ स्थायी विभाग बनाया गया है, जिसका मकसद नाइंसाफी को रोकने की रणनीति विकसित करना है। आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में 25 राज्यों से लोग आए हैं। इसमें करीब 1500 जमीयत के मेंबर हैं, जबकि कुल मौजूदगी 2000 से ज्यादा बताई जा रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद असद मदनी सम्मेलन में भावुक हो गए और कहा कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया। महमूद असद मदनी ने अखंड भारत की बात पर भी निशाना साधा। उन्होंने अखंड भारत की बात करते हुए मुसलमानों के लिए आज राह चलना मुश्किल है ये कहा, और उन्होंने कहा कि ये सब्र का इम्तिहान है। 2 बातें कहना चाहता हूं मैं। एक तो ये कि मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको ख़त्म करना होगा। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। बात तो एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। एक तरफ जहां मौलाना मदनी के आंसू और अंगारे नजर आए, तो वहीं उनकी बातें सत्ता पक्ष के लोगों को चुभ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पर तंज कसा और कहा कि पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में यह साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं सहारनपुर का। देवबंद से सनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सनोज, दूसरा सत्र शुरू होने वाला था सम्मेलन का, वो भी शुरू हो चुका होगा। क्या क्या यहां से संदेश देने की कोशिशें हो रही हैं? क्योंकि एक तरफ मदनी अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनको जवाब भी मिल रहा है कि जो लोग अमन की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान परस्त रहे हैं। देखिए, जो दूसरा सेशन है वो शुरू हो चुका है और दूसरे सेशन में यहाँ अभी जो टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें और उम्मीदों के प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना है, ये यहाँ पर बताया गया। फिलहाल चूंकि अभी जो है नमाज का वक्त हो गया, इसलिए कुछ वक्त के लिए जो सेशन है उसको यहाँ पर रोक दिया गया और कुछ देर बाद जो सेशन है फिर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, सीधा कहकर गए थे कि जो दूसरा सेशन होगा उस दूसरे सेशन में भी मैं आऊँगा। तो देखिए, मौलाना मदनी साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम जो और लोग हैं वो भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो तमाम बातें कही हैं, सीधा कहा कि दर्द सह लेंगे, जख्म सह लेंगे, लेकिन मुल्क पर
आंच नहीं आने देंगे। तमाम उन्होंने बड़ी बातें कही है और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जब लोगों को बांट रहे हैं तो फिर अखंड भारत की बात कैसे होगी। सीधा उन्होंने, नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन सीधा उन्होंने वार किया और ये भी कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान दिया उसको याद रखने की ज़रूरत है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। हम कोशिश करेंगे अगर मदनी साहब से थोड़ी सी बात हो जाती है। महमूद मदनी साहब, आपकी दो बातें बहुत अच्छी हैं जिनको लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है कि जुल्म सह लेंगे और वतन पर आँच नहीं आने देंगे। जी, यही बात दोबारा से दोहराना चाहूँगा, जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आँच नहीं आने देंगे। बिल्कुल आपने ये बात कही है, उसको लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। एक जिन हालात से मुल्क गुज़र रहा है और जिस तरह नफ़रत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, उसमें यही किया जा सकता है कि हम ये कहें कि हम हर जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन अपने मुल्क को बेइज्जत नहीं होने देंगे, उसमें आँच नहीं आने देंगे। जी हाँ, हेलो। जी जी, देखिए एक फ़ोन उनका ज़रूरी आ गया, लेकिन हम अपनी जो बातें हैं वो जारी रखेंगे। आज साफ बोलते हैं, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं और आज यहाँ पर जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद का यहाँ साहब कह रहे हैं कि जो माहौल है उस माहौल के बीच यही एक रास्ता बचता है कि वतन को ऊपर रखा जाए और आपके जरिए उनसे और बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दूसरा सेशन जो है इस सम्मेलन का वो शुरू हो गया है और हालांकि थोड़ी देर के लिए रोका गया है नमाज के लिए, लेकिन आपको बता दें कि ये देवबंद में सम्मेलन बुलाया गया है जमीयत उलेमा हिंद का। यहाँ पर की जा रही थी, मिलजुल कर रही है, आगे बढ़िए, मुल्क की तरक्की करिए, देश का जो माहौल है वो ठीक नहीं है। तो आपको लगता है ये चीज़ें क्यों एकदम अचानक से मतलब बदली हैं और इस तरीके से ज़रूरत पड़ी? अपने मीडिया के जो भाई हैं उनसे पूछिए ना कि किस तरह बाज़ार को गर्म किया जा रहा है, किस तरह माहौल को नामुनासिब जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ जो है वो किसी तरह मुनासिब नहीं है, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और देश में बसने वाले लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है, इकट्ठा होने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। अच्छा, हर कुर्बानी देने। अभी हमने एक चीज़ देखी, बहुत बढ़िया बात की गई, टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर की गई कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे आना होगा। अभी देखा कि एक कछुए और खरगोश की कहानी हमने सुनी थी, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक आ गया कि दोनों साथ हो गए, ना मैं जीतूँ ना तुम जीतो, दोनों साथ रहे। तो क्या एक सीधा संदेश देने का काम किया? एक ही बात है, हमारी जीत होनी चाहिए, हमारी जीत होनी चाहिए, हम जीतें। कौन हारेगा कौन जीतेगा इस चक्कर में कहीं हमारा देश ना हार जाए। हमें अपने देश को जिताना है और उससे भी आगे की बात है, इंसानियत की बात होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए। जो यहाँ के लोगों का मूल मंत्र है, बुनियादी अकीदा है, बुनियादी सोच है, बेसिक सोच है, उसके विरुद्ध देश कैसे जाएगा? नहीं जाना चाहिए। अच्छा महमूद मदनी साहब, आखिरी सवाल है, देखिए ज्ञानव्यापी को लेकर आपने देखा कि तमाम तरह की बातें चल रही हैं। अभी वो जिसका रेजोल्यूशन आया नहीं है उससे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने ये कहा कि जब तक जमात का फैसला ना आ जाए उस पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि जो बोल रहे हैं, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक कोई फैसला ना जाए इस पर ना बोलें, और कोई यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं। ये तो चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या होना चाहिए कि वही देश से आज़ादी के पहले का जमीयत उलेमा संगठन है और देश की आज़ादी के लिए साथ मिलकर लड़े हैं, देश को आज़ाद भी कराया, और अभी जिस तरीके से कहा जा रहा था शायद ना होते तो आज़ादी इतनी आसानी से ना मिलती। तो उस पुरानी बात को और आज के दौर की बात किया जाए तो लग रहा है चीज़ें बदलनी, उन्हें हमें बदलने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और मीडिया की जो जिम्मेदारी है उसको भी निभानी चाहिए। जी हाँ, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बुद्धिजीवियों को अपनी निगरानी निभानी चाहिए और मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बेचना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का, तो बेचने पे आएंगे तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से फिर चीज़ों को बेचना शुरू करेंगे, अपने हिसाब से नहीं।
बल्कि मानवता के हिसाब से, देश के हिसाब से चीज़ों को सनुज फैसला मोहसिन रजा साहब बहुत भावना की नाराज बात हैं आ जाती मदनी है जी कि- से, उनके बयानों से लेकर इस पूरे सम्मेलन को लेकर। उस पर एक सवाल आप करिए कि मोहसिन रजा कह रहे हैं कि वो ये गलत धर्म ट्रैक में संसद चीजें जा कर रही हैं। हम सद्भावना संसद करेंगे। अच्छा, मोहसिन रजा साहब नाराज हैं, बस आखिरी सवाल, मोहसिन रजा साहब रजा साहब पे मैं बात नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मौलाना महमूद मदनी साहब है, एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे एबीपी गंगा से। सीधा कह रहे हैं मोहसिन रजा पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सीधा कह रहे हैं कि मुल्क का माहौल बदलना चाहिए, लोगों को साथ आना चाहिए, लोगों को साथ मिलकर देश की और मुल्क की तरक्की के लिए आगे आना होगा। जो एक हमने सपना देखा है उस सपने को पूरा करना होगा। जो एक देश में डर का माहौल है वो नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और सनुज ये भी जानना चाहेंगे कि आज का सेशन हो गया, ये जो प्रस्ताव की बात बार बार हो रही, मदनी साहब ने भी प्रस्ताव के बारे में कहा, क्या उस प्रस्ताव के बारे में कुछ जानकारी मिल रही कि उसमें क्या चीजें हो सकती हैं और कल कब ये प्रस्ताव लाया जाएगा सम्मेलन का? देखिए, चूंकि जो पहला सेशन था वो पहला सेशन हो गया है, दूसरा सेशन फिलहाल चल रहा है और यहाँ तमाम जो उलेमा आए हुए हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों पर मंथन होना है और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाएंगे। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं कर रहे हैं कि कौन से वो प्रस्ताव होंगे, किस तरीके के प्रस्ताव होंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर साफ हो गई है कि 1000 जो उन्होंने सद्भावना संसद की एक उन्होंने बात कही है, किस तरह के 1000 सद्भावना संसद। अभी हमारी एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा ने सबसे पहले मौलाना महमूद मदनी साहब से बात की तो उन्होंने सीधा कहा कि 1000 सद्भावना संसद वो ये कहा यहाँ पर करेंगे। पूरे देश में जो 23 राज्यों में उनका संगठन है वहाँ पर जाएंगे, इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, लोगों को एकजुट किया जाएगा, लोगों को ये बताया जाएगा कि जब देश की आज़ादी के लिए हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़ सकते हैं तो फिर अब क्यों नहीं। जी बिल्कुल, शुक्रिया सनुज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए, तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो सहारनपुर में ये पूरा सम्मेलन चल रहा है जमीयत उलेमाए हिंद का और यहाँ पर एक प्रस्ताव भी कल पास होने जा रहा है। बढ़ते हैं अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर का। एक तरफ जहां देश में मंदिर मस्जिद पर महाभारत जारी, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी केस को लेकर भाजपा नेता विनय कटियार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ज्ञानवापी में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने का दावा करते हुए वहां पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की पैरवी की है। तो विनय कटियार ने बयान दिया है, उन्होंने कहा शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, काटने की उसे कोशिश की गई, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है, लेकिन शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि मुस्लिमों का प्रवेश भी बंद होना चाहिए और ज्ञानवापी में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसकी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जाने की जरूरत है। औरंगजेब ने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात् का कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट लेने चाहिए। असद दोनों वैसे पगला गया है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो देश के बाहर निकाल देना चाहिए। देश भर में इन दिनों मंदिर मस्जिद की चर्चा है। इस बीच कानपुर की मेयर ने भी जिले के मंदिरों को लेकर मुहिम छेड़ दी है, जिसको लेकर मेयर प्रमिला पांडे ने शहर में 124 मंदिरों को चिन्हित किया। खुद महापौर ने मुस्लिम इलाके में मौजूद मंदिरों की हालत देखी, कई जगह मंदिर जर्जर हालत में मिले तो कई जगह कब्जा या फिर कूड़े का अंबार नजर आया, जिससे नाराज मेयर ने इन मंदिरों को अगले 1 हफ्ते में कब्जा मुक्त और उनका सौंदर्यीकरण कराने का दावा किया है। तो देखिए ये मंदिरों की हालत है और इन्हीं मंदिरों का निरीक्षण करने के लिए कानपुर की मेयर पहुंची थी। हालांकि भारी पुलिस बल भी उनके साथ था और देखिए किस तरीके से मंदिर मिले, कूड़े बहुत ज़्यादा थे और उसको देखकर मेयर भड़क गई और 1 हफ्ते में सभी जगहों का सौंदर्यीकरण कराने की बात उन्होंने कही, आदेश दिए। थोड़े दिन पहले अभी पी रोड में एक राधा जानकी का मंदिर टूटा था, तो आगे दुकान उन्होंने तब तक नहीं हटाई जब तक कि उन्होंने पीछे अंडरग्राउंड नहीं बना लिया था। जब दुकान टूटी तब मुझे पता चले, मैं गई। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो वहाँ पर मंदिर गिरा था बेगनगंज में, उस पर भी किसी का कब्जा है। तो आज मैं सवेरे वहाँ पहुँच गई, 7 मंदिरों में गई और 7 मंदिरों में हमारा ऐसी जगह उनकी दुर्दशा कर दिया है लोगों ने कि जिसकी
इसी की कल्पना मैं नहीं कर सकती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ किया। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। सरकार पर अखिलेश यादव के हमलों से सियासत गर्मा गई है, लेकिन अखिलेश के समाजवाद प्रहार से घमासान शुरू हो गया। आज अखिलेश यादव ने भाजपा पर बारी बारी से कई हमले बोले। उन्होंने भाजपा पर कई बड़े आरोप लगाए और यूपी के बजट को आंकड़ों का खेल करार दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा के लोगों को डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म दोबारा पढ़ने की नसीहत देते हुए समाजवाद पर संग्राम छेड़ दिया है। सरकार किस तरीके से आंकड़ों से खेल रही है, ये आंकड़े समझा करके बता रही विकास हो जाएगा। अरे आंकड़ों से विकास थोड़ी होता है, ज़मीन पर चीज़ें होती हैं तब विकास होता है। बहस इस बात की नहीं है कि किस विचारधारा के बारे में मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। तो अभी तो बीजेपी को जो हमारे संविधान में प्रेम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद, सेकुलर, वो क्या है अभी उसी को समझना है। क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। तो ये तीन बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म बीजेपी के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए। और अगली बार जब मैं सदन में आऊँगा, जो जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब जरूर लाऊंगा एक। वहीं सदन से उठे समाजवाद को लेकर अब संग्राम शुरू हो चुका है। अखिलेश ने समाजवाद को समझाने की बात कही तो सत्ता पक्ष ने पलटवारों की बौछार कर दी। हाँ, निश्चित तौर से इसलिए अखिलेश यादव जी को पढ़ना चाहिए कि भगवान ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, भगवान श्री राम के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री शंकर जी के बारे में क्या कहा था। अगर एक लाइन ही पढ़ लेंगे तो उनको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोहिया का समाजवाद नहीं है, वो अपना समाजवाद पढ़ाएंगे। लोहिया के समाजवाद में सबके लिए बराबरी का हक था। ये लूटने में बराबरी का हक देने वाली वर्तमान समाजवादी पार्टी है। और अब अखिलेश की समाजवादी वाली नसीहत पर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अखिलेश पर पलटवार कर दिया है। ये आवश्यक है कि किताब ही ना लाएं, वो खुद पढ़ के आए अखिलेश जी कि समाजवाद क्या है और समाजवाद की जो व्याख्या करना चाहते हैं वो समाजवाद तो है नहीं, उनके यहाँ तो परिवारवाद चलता है। और जहाँ तक कि वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं जो M+Y में फंस के रह जाता है, वो सेकुलरिज्म की भाषा किसी को और क्या पढ़ाएंगे। तो अखिलेश जी किताब जरूर लाइए, मैं पहले पढ़ के आइए।